हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस शेयर नंबर 2 और ये होगा घटना चक्र के टॉप सीरीज़ का। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम्स के लिए होगा। 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, तो सभी को हम देखने वाले एक एक करके। अगर हम बात करें प्रैक्टिस शेयर नंबर 1 की, तो वो हो चुका है, उसका वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाकर उसको जो है देख सकते हैं, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी पेट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं, उसमें मैराथन क्लास भी हो चुका है, तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग चैनल पेज पर जाकर उसको जो है ईजिली देख सकते हैं। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान जो है वो भारत के साथ उसकी सीमा नहीं लगती। भारत के साथ सीमा किसकी लगती है? तो नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ लगती है। साथ साथ पाकिस्तान की भी सीमा लगती है, साथ साथ अफगानिस्तान और चीन की भी सीमा भारत के साथ टच होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, जो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है दूसरे स्थान पर। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे तो तीसरा नंबर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर जो है महाराष्ट्र आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से घूमर ये नृत्य के बारे में दिया गया है और उन नृत्य से संबंधित राज्य दिया गया है। तो घूमर नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है, जो कि सही है। बिहू नृत्य जो दिया गया है बिहार, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिहू नृत्य जो है वो असम से संबंधित है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा फाइनली बी पार्ट हो जाएगा। भांगड़ा पंजाब का है, लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? इनमें से तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है वो साहित्यिक कार्य के लिए जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, 2022 व्यास के सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को उनके पुरस्कार पागल खाना के लिए दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 2022 का। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून को हर वर्ष मनाते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया गया था वो 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2023 के लिए इसका विषय भी याद रखिएगा, थीम भी याद रखिएगा, क्या बना था? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, इसका जो है थीम बना था, योगा फॉर वसुधैव वसुधैव। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम, ये इस वर्ष का थीम रहा था 2023 का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। ठीक है, तो इटली के रोम में जो है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये प्रसिद्ध उद्यमी किसकी आत्मकथा? द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति के जन्मदाता यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो 550 हो सकती है। पहले 552 थी। दो जो एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, उसको क्या किया गया है कि 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते निष्प्रभावी कर दिया गया है। तो तदनुसार अब अगर देखा जाए तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 550 हो सकती है। ठीक है, 552 नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो वर्ष 1991 में जब नई आर्थिक नीति भारत के द्वारा अपनाया गया तो उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है इसमें से? तो हरित क्रांति इसमें से अगर देखा तो गाँव की सड़क के सुधारों को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को और खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को शामिल किया गया। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसिंग नीति को उदार बनाया था? तो कौन से वर्ष में उदार बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1993। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कला, चौवारा और चौवाकड़ और नत्तिका ये किस राज्य में समुद्र तट हैं? तो ये सभी जो है अगर हम बात करें तो केरल राज्य का समुद्र तट है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किस रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियमानुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा गतिज अवस्था में है तो तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। आंसर इसका क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के जनक की अगर हम बात करेंगे तो वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को D3 की बीमारी के नाम से जाना जाता है? इसमें अगर हम बात करें तो डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस ये तीनों शामिल हैं। तो कौन सी बीमारी है? तो वो बीमारी का नाम है पेलाग्रा रोग। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन कमी हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो विटामिन B3 की कमी से ये रोग होता है। B3 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है नियासिन इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा नियासिन। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है सूखी बर्फ। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा क्या है? तो धोने का सोडा की अगर हम बात करें या फिर इसको धावन सोडा कहते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा, विधि के समक्ष समता से अधिकार से संबंधित। और अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें तो इसे मूल अधिकारों के असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो है विभेद का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित किसके लिए संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 जो है ये अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के भाग 4 में नीति निर्देशक के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का। तो उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 आता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ये कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को ये जो है बनाया गया था। और इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को ही अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, जो कि बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालयों का जो है पर्यवेक्षण कौन करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का पर्यवेक्षण की अगर हम बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 में इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये जो है चौरी चौरा की घटना हो गई थी, उसके बाद जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ले लिया था। और ये कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी, जिससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही कर दिया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। और गठन कब किया गया था? तो 1930 में, सॉरी 1923 में। और किसने जो है गठन किया था? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, जिसमें सी आर दास इसके अध्यक्ष बने थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? ये कथन किसका कहा गया है, ये बताना है। तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो गठन किया गया था, ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा गठन किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया था? तो 1928 में। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में, HSRA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तो इसकी स्थापना किया गया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा क्या? सिद्धार्थ। आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ नाम था इनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड की अगर हम बात करें तो ये लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इनमें से तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल सोरतगोई जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित नहीं। तो यही हो जाएगा आंसर ए पार्ट। ठीक है, बाकी कोटदीजी, चनहुदड़ो, बालाकोट ये सभी जो है पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जो जाने जाते थे, तो कौन से स्तंभ में जो है, स्तंभ शिलालेख में ये बातें जो है अभिलिखित की गई हैं, लिखा बताया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के स्तंभ में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रयाग प्रसिद्ध, इसको प्रयाग प्रसिद्ध या फिर इलाहाबाद स्तंभ, दोनों में से कोई भी नाम, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ और कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था 1627 या 1627 या 1630 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तो 1627 और 1627 में भी दिया गया है, तो पहला दूसरा तो कैंसिल हो जाएगा। शिवाजी ने जो है 1674 में जो है राज्याभिषेक के छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर-नवंबर के दौरान वर्षा होती है? तो अक्टूबर-नवंबर के दौरान जो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है वर्षा होती है भारतीय राज्य में, तो उस कौन सा भारतीय राज्य में होती है? तो ये तमिलनाडु में होता है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तमिलनाडु। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र कम वर्षा, विरल वनस्पति होती है, उच्च तापमान वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ झाड़ी प्रकार की वनस्पति जो है अधिक पाई जाती है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी हो जाएगा। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, और इसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में बताना, बमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो बमडीला दर्रा इसमें से बताना कौन सा सही? तो बमडीला हिमाचल प्रदेश लगाओ, जो कि गलत है। बमडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में जो है बमडीला दर्रा है। नाथुला दर्रा लिखा हुआ है अरुणाचल प्रदेश, जो कि नाथुला दर्रा है सिक्किम में। ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो ये है उत्तराखंड में, जो कि लगा हुआ, तो यही सही है जाएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन जो था वो सी पार्ट था, क्योंकि हमें सही बताना था कि किसमें जो है सही करेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है,
भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष की बात करेंगे तो 1966 रहा था। माना जाता है भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का जो है महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसलिए इसे जो हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मिलान करना, देश और मुद्रा। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूक्रेन की मुद्रा का नाम है, यूक्रेन की मुद्रा का क्या नाम है? तो रिजनिया नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ए का 3। ठीक है। भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? तो भूटान की मुद्रा का नाम है नगुल ट्रम। क्यूबा की मुद्रा का नाम है पेसो और रोमानिया की मुद्रा रोमानियन ल्यू। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो A3B1 A3B1 C4 एंड D2। तो इस तरीके से आंसर आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो होगा 41-42 नंबर दोनों क्वेश्चन, वो इस पैसेज को है, पैसेज को पढ़िएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन? तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कुछ इसमें पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज नॉट द के कंसर्न ऑफ द बिजनेस दीज डेज। अब ये जब आप पैसेज पढ़ेंगे, इसमें पूछा गया था कि नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन क्षमता की आलोचना करने के बजाय उन्हें प्रसन्न रखना, प्रेरित करना या प्रोत्साहन देना, पूर्ण वेतन भुगतान पर लेना वर्तमान में नियोक्ता का अपने व्यवसाय के प्रति उनके दृष्टिकोण एवं विचारों को प्रदर्शित करता है। अतः इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अतः इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। क्रिटिसाइजिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एम्प्लॉयर डू टू इट्स एम्प्लॉयज नाउ अ डेज टू कीप टॉप टैलेंट ऑन बोर्ड। मतलब कि वर्तमान में एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो अपने व्यवसाय में शीर्ष प्रतिभा या कौशल को यथावत ऑनबोर्ड बनाए रखने के लिए अत्यंत सम्मोहक प्रलोभन या प्रोत्साहन अपने कर्मचारियों को दे। तो इसमें हो जाएगा इररेसिस्टिबल इंसेंटिव, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें बताना सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। बेनिफिशियल का पर्यायवाची क्या होता है? तो बेनिफिशियल मतलब होता है हितकारी, तो लाभदायक बेनिफिशियल होता है। तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? एडवांचियस। ठीक है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसका भी मतलब होता है फायदेमंद। अन्य पर्याय में अगर देखेंगे तो यूजफुल आ जाएगा, प्रॉफिटेबल आ जाएगा, वैल्यूएबल, ये तीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम यानी कि विलोम बताना है। ब्राइट का विलोम बताना है। ब्राइट मीन्स प्रसन्न या चमकदार या उजला, धवल, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा ब्लीक। ब्लीक मीन्स क्या होता है? उजाड़। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, मैंने वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट इन द ऑर्डर इन विच दे हैपन। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स। ठीक है। तो इस घटना के घटित होने के मतलब कि घटना के घटित होने का ऑर्डर में घटनाओं यानी कि इवेंट और डेट्स का अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्रोनोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी जो होता है वो पारिस्थितिकी विज्ञान को कहा जाता है। जियोलॉजी जो होता है वो भूगर्भ शास्त्र को कहते हैं और आर्कियोलॉजी जो होता है उसको पुरातत्व विज्ञान को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है। इसका जो सही आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तिरस्कार का संधि बताना, तो तिरह प्लस कार हो जाएगा जो कि बी पार्ट में दिया गया है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? सरल का जटिल होता है, विलोम सही है। साकार का निराकार होता है। ठीक है। सादर का निरादर, ये भी सही है। तो साक्षर का अक्षर जो लिखा है गलत है। साक्षर का विलोम निरक्षर होता है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? तो पक्षी का पर्यायवाची बिहग होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिहग। ठीक है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची में खग है, पखेरु, परिंदा, अंडज आदि आते हैं। भूधर जो है पर्वत का पर्यायवाची है। मीन जो है मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कृपण और कृपाण
शब्दों के क्रमशः क्या अर्थ है? कृपण और कृपाल का क्या अर्थ है? तो कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। और कृपाल का अर्थ क्या होता है? कटार। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें पहले हम डिवाइड करेंगे 305.03 बटे 61.09 गुणे 11.47। ठीक है, इसको डिवाइड इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दशमलव अगर हटा देते हैं और लगभग मान के बराबर 0903 लगभग के मान शून्य के ही हो जाता है, तो इसको हम मान लेते हैं कि शून्य। तो 305 बटे 61 हो जाएगा इंटू 11.47 आ जाएगा। तो ये 5 बार जाएगा, तो हम इसके बाद 11.47 गुणे 5 कर लेंगे और यहाँ से जब गुणा करेंगे इसको तो लगभग ये 57 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मान बताना इसका भी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए, अब यहाँ पे जो दिया गया है 125 माइनस 375 का होल स्क्वायर, नीचे 375 गुणे 375 125 गुणे 125, इस तरीके से मान दिया गया है। तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता, तो यहाँ पे a बराबर हो गया 375 और b बराबर हो गया 125। ठीक है, तो जो फार्मूला एक होता है इसको याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 4ab के बराबर होता है। अगर आप इसको दोनों को खोलेंगे तो ये लास्ट में 4ab के बराबर आएगा। तो यहाँ पे a बराबर 375 है, b बराबर 125 है। तो अब इस तरीके से अगर देखते हैं तो इसकी जगह पे 4ab यानी कि 125 गुणे 375 हो जाएगा और नीचे दिया गया है 375 गुणे 375। तो हम क्या करेंगे कि 375 एक ब्रैकेट में प्लस 125 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 375 माइनस 125 कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम फिर एक फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो जो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि हम ये फार्मूला कहाँ पर लगाएंगे? इसमें। ठीक है, ये बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, बीच में माइनस लगाते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाने का। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर इसको हम जोड़ेंगे, उसको घटा लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4 गुणे 375 गुणे 125 बड़ा 375 और 125 को जोड़ेंगे तो 500 के बराबर आ जाएगा, गुणे 375 में से 125 घटा देंगे तो 250 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 दाएंगे 250, 5 कम 5 5 में 10, 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से कट जाएगा। बचेगा क्या? 375 बटे 500। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3/2 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण परसेंटेज जो है 85% और लड़कों का जो है 83% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत जो है उत्तीर्ण परसेंटेज 83.7% है। उस स्कूल के 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का परसेंटेज ज्ञात करना। परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज पूछा गया, तो मिश्रण का नियम लगाएंगे। ये 83.7 जो है ये लड़के लड़कियों का है, तो औसत है, तो इसको हम लगते हैं इस तरीके से बीच में 83.7। लड़कों का कितना है? तो लड़कों का है 83%। ठीक है, लड़कियों का है 85%। यहाँ से फार्मूला लगा देंगे इस तरीके से और 87.5 में से 85 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.3। इधर हम जब घटाएंगे 83.7 में से 83 तो 0.7 आ जाएगा। तो कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात क्या आ जाएगा? 1.3 अनुपात 0.7, यहाँ तो दशमलव और जाएगा 13:7 आ जाएगा। तो हमें परसेंटेज ज्ञात करना है किसका? लड़कियों का। तो लड़कियों का क्या हो जाएगा? ये लड़कियों का है तो 7 आया है, 7/13 7 20, ये दोनों जुड़ जाएगा 13 7 20 और गुणे 100 में कर देंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100, 7 पंचे 35, 35% फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। 35% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में हमें बताना इसका औसत 512, 620, 428, 580। तो औसत के लिए सेम होता है कि इसको हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ कर लेंगे और जितनी संख्या उससे नीचे भाग देंगे।
तो 512, 620, 428 प्लस 580 बटे 1, 2, 3, 4, 4 से एक बार डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप सब जोड़ेंगे तो 2140 आएगा बटे 4, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 535। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x का 35%, 700 का 42% है तो x का मान बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 700 गुणे 42.5 बटे 35। यहाँ हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम डिवाइड मतलब गुणा भाग कर लेंगे, जो भी करना होगा। तो 7 एकम 7, यहाँ 100 आ जाएगा, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, ये 20 आ गया। 20 गुणे 42.5 आ जाएगा ये x बराबर। तो यहाँ से जब इसको हम जब गुणा करेंगे तो x बराबर मान आ जाएगा 850। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 850। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। रंजना ने एक महिला से कहा कि मेरे पिता, यानी किसके पिता, रंजना के पिता। तो रंजना के पिता हो गए, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा। ठीक है, पीयूष के दादा। तो पीयूष के दादा यानी कि थर्ड जनरेशन की बात करें तो पीयूष के पुत्र के इस तरीके से दादा हो जाएंगे, के दादा हैं। ठीक है, पीयूष के दादा। अब मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं। पीयूष का रंजना से क्या संबंध है। तो अगर हम बात करें रंजना का क्या संबंध, तो रंजना ने एक महिला से कहा, तो इसका संबंध जो पीयूष के दादा हैं, तो ये रंजना के पिता जो हैं वही जो होंगे वो पीयूष के दादा हो जाएंगे। ठीक है, और उस औरत के पिता हैं, तो औरत के पिता हो गए, और इसके पीयूष क्या है, पुत्र हैं, तो इस तरीके से पुत्र हो जाएगा पीयूष। तो यहाँ पे रंजना से संबंध बताना है पीयूष का, तो रंजना क्या हो जाएगा, पीयूष जो है रंजना का भतीजा हो जाएगा। ठीक है, रंजना का क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्यों भतीजा, क्योंकि उस औरत का पुत्र है, और उस औरत के पिता और रंजना के पिता सेम हैं। और औरत की अगर हम बात करेंगे तो औरत उसकी क्या मतलब औरत और वो रंजना दोनों सिस्टर हो जाएंगी, तो वहाँ पर पीयूष क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा रंजना का। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है डेट, समय बताना है दिवस कि कौन सा दिवस होगा। डेट दिया गया है 29 जून 2010 को। ठीक है, पिछला प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था इजली से इसको निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाला जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको हम दोबारा बताएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहले एक कोड होता है, उस कोड को याद रखिएगा। शताब्दी का कोड होता है, पिछले वाले में बताया था। अगर 2000 शताब्दी के आसपास है तो रवि होगा। ठीक है, रवि है। और अगर 1900 शताब्दी पूछा जा रहा है तो सोम से ऐड करेंगे। और 1800 शताब्दी में पूछा जा रहा है तो बुधवार होगा, सोम बुधवार। और इसके बाद 1700 अगर शताब्दी है तो शुक्रवार। ठीक है, ये कोड है, यही कोड इस तरीके से याद रखिएगा। कैसे निकालेंगे अब उसको भी देखते हैं। 29 जून 2010, तो जो 2010 दिया गया है 10 में से 1 घटाएंगे 9, इसको यहाँ पे लिखेंगे। हमें 8 डेज इसमें पता करना है। ठीक है, 9 हो जाएगा, 10 में से 1 घटा के यहाँ पे लिखेंगे। जितना भी यहाँ पूछा जाएगा उसका 1 घटा के यहाँ पे लिख देंगे, 9 हो जाएगा। फिर 9 को अब 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए। तो कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, तो प्लस 2 कर देंगे, 2 लीप ईयर आएगा। इसके बाद जो इधर डेट लिखा हुआ इसको 7 से डिवाइड करके लिख देंगे, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो 1 जो है शेषफल आया तो 1 लिख देंगे यहाँ पे 8 डेज। अब इस तरीके से फिर इसको 9 2 11 1 12 बटे 7 कर देंगे। फिर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 8 डेज निकालने के लिए। 7 एकम 7 5 5 8 डेज आ जाएगा। अब देखिए 2010 यानी 2000 शताब्दी है, तो हम क्या करेंगे, रवि में 8 डेज जोड़ देंगे, रविवार में 8 डेज जोड़ देंगे। ठीक है, तो रविवार है, रविवार के बाद 5 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शुक्रवार हो जाएगा। चलिए थोड़ा गलती हो गया था, इसको हम दोबारा देखते हैं। ठीक है, ये कोड हो गया इसका,
कोड इसको ज़रूर याद रखिएगा, कोड सही है। शताब्दी का अगर 2000 टर्म में पूछा जा रहा है तो 8 डेज को रब से शुरुआत करेंगे, ऐड करेंगे। 1900 में अगर टर्म में पूछा गया तो सोमवार प्लस करेंगे। और अगर ये पूछा जा रहा है 1800 के टर्म में तो बुधवार से, और 1700 के टर्म में तो शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे देखिए 2010 जो दिया गया ये 2000 के टर्म में है। ठीक है, अब इसमें जो 10 दिया गया है 10 का हम क्या करेंगे -1 करके 9 कर देंगे, तो 9 लिख देंगे। 9 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें लीप ईयर निकालना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 2 बार जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। 2 को भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 29 जून, तो जून तक, जनवरी से जून तक जितने भी 8 डेज होंगे उसको हम निकाल के रख देंगे। तो जनवरी का 8 डेज 3 होता है। ठीक है, 31 का महीना होता है, 31 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फरवरी में 0 हो जाएगा, मार्च में 3, मई में 3, मार्च में 3, अप्रैल में जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, अप्रैल में कितना होता है 2 होता है, और मई में फिर 3 होता है। इस तरीके से मई तक का आ गया। अब हमें जून का निकालना, तो जून का दिया गया है 29 जून, तो 29 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, तो एक आउट डेज जून में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि पूरा जो है 7 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर को हम जोड़ते हैं। देखिए इस तरीके से, यहाँ पर हम कैंसिल इस तरीके से भी करते हैं, 3 1 4 और 3 7। ठीक है, 3 1 4 और 3 7, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 3 5 2 7, ये 7 से डिवाइड होगा, तो 9 बचेगा, बटा 7 कर देंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, शेषफल बचेगा। अब क्या करेंगे कि 2010 था, तो यानी कि 2000 शताब्दी ये था, तो यहाँ पे हम रविवार में +2 कर देंगे, तो रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो ये इतना ईजी हो जाता है अगर आप ये शताब्दी को याद रखते हैं, और इसको जो है आप इस मतलब इस क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इस पर करिए काम, इस पर जो है प्रैक्टिस कर डालिए इस तरीके से, तो आपका आंसर इसमें मंगलवार आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है असंगत इसमें से बता रहा है कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो दी गई संख्या में देखेंगे 8 24 125 343 1331 और 2197 दिए। ये किसी न किसी संख्या का जो है ये घनमूल दिया गया है। ठीक है, दो, जैसे कि 8 की अगर हम बात करें तो किसका घनमूल है, तो ये 2 का घनमूल है। हाँ, और इसके बाद 5 की ये 25 जो 125 है ये 5 का घनमूल है। 7 का घनमूल क्या होता है, तो 343 होता है। 1331 का घनमूल की बात करेंगे तो 11 का होता है। 2197 जो होता है वो 13 का घनमूल होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें 24 जो दिया गया है 24, ये 24 किसी का घनमूल नहीं होता, किसी भी संख्या का घन नहीं होता। ठीक है, तो 24 जब किसी भी संख्या का घन नहीं होता तो यहाँ पे यही जो है एक असंगत तरीके से इसमें लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारक दिया गया है, इनमें देखिए किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि सभी मिठाइयाँ जो है वो क्या है, आहार है। ये मिठाई है मान लीजिए, और ये आहार है मान लीजिए। इसके बाद दिया गया है कि सभी आहार स्वास्थ्यकर हैं, तो सभी आहार क्या है, स्वास्थ्यकर है। इस तरीके से दिया गया है कथन। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर हैं, तो मिठाइयाँ देखिए इस तरीके से, तो सभी मिठाइयाँ स्वास्थ्यकर भी होंगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य के गोले के अंदर आ रहा है मिठाई। तो आंसर आपका ये कथन पहला जो है, निष्कर्ष जो पहला है वो सही है। दूसरा है कि कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ, कुछ स्वास्थ्यकर, अब देखिए स्वास्थ्यकर तो इतना बड़ा है, तो कुछ स्वास्थ्यकर मिठाइयाँ इतने बड़ा है, तो इतना ही पोर्शन जो है मिठाइयाँ होंगी स्वास्थ्यकर का, तो कुछ स्वास्थ्यकर ही मिठाइयाँ, तो ये भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो म्यूजिक को इस प्रकार लिखा गया, वायलिन को इस प्रकार लिखा गया, तो कॉर्ड को हम किस ऐसे इसी क्रम में लिखना है। ठीक है, तो म्यूजिक की अगर हम बात करेंगे तो एम की बात करते हैं, तो एम का पहला अक्षर और एम का दूसरा अक्षर बाद का अक्षर, यानी कि म्यूजिक में अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, और इसमें देखते हैं तो ये 12 अक्षर है, यानी डबल हो रहा है। तो एम का पहला अक्षर क्या होता है, एल होता है, और एम का बाद का अक्षर एम एन होता है। तो देखिए पहला जो दो शब्द लिखे हैं, दो अक्षर, वो क्या है, इसी प्रकार लिखा गया। यू का पहला अक्षर क्या होता है, टी होता है। यू का बाद का अक्षर बी होता है। एस का पहला अक्षर क्या होता है, आर होता है। एस का बाद का अक्षर टी होता है, आर एस टी। ठीक है, इसी तरीके से आई का पहला अक्षर एच होता है, और इसके बाद का अक्षर जे होता है। सी का पहला अक्षर बी होता है, उसके बाद का अक्षर डी होता है। तो इस तरीके से ये कोड निकाला गया है, जो कि मेरा पहले वाले में म्यूजिक का कोड मिल रहा है। तो इसी प्रकार हम जब वायलिन को निकालेंगे तो यही सेम निकल के आएगा इसी तरीके से। तो हम कॉर्ड का इसी तरीके से निकालेंगे,
सी का पहला अक्षर बी होता है और बाद का अक्षर डी होता है। एच का पहला अक्षर जी होता है और एच का बाद का अक्षर आई होता है। ओ का पहला अक्षर एन होता है, ओ के बाद का अक्षर पी होता है। आर का पहला अक्षर क्यू होता है, आर के पहले अक्षर और आर के बाद का अक्षर एस होता है। डी के पहले अक्षर सी और डी के बाद का अक्षर ई। तो इस तरीके से एक कोड निकल के आ जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, बी डी जी आई। ठीक है, बी डी जी आई एन पी क्यू एस, ये दिया गया है सी पार्ट में, यही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जो है अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है बी पार्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी इनमें से। तो देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना जो किया जा रहा है वो मेसर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में जो है किया जाएगा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया गया है। तो ये जो लॉन्च किया गया दोनों तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया, हैदराबाद में। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें दिया गया था पद्म भूषण सम्मान जो है 1991 में। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था नागालैंड को। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट करेक्ट। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है नई दिल्ली में बनाया जाएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे सम्मान किया गया है। तो ये सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। तो अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो आंसर हो जाएगा 6.5 लाख गाँव को रखा गया इसमें। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 6.5 लाख। ठीक है, अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो 21-22 अगस्त 2023 के बाद 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हुआ है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान का उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन नामक नई पहल शुरू की गई है। तो यह शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 71 से लेकर क्वेश्चन 75 तक का जो है वो गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो इस गद्यांश के अनुसार भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो जूतों की माला से अगर हम बात करें तो हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जो है जूतों की माला से स्वागत किया गया था। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाद में अगर देखा जाए तो ब्रह्म समाज की भी अत्यधिक पुरातन संस्था हो गई। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन की बात करेंगे तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती ने किया था ये लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें सारे सही हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। बूंदों के मेल का क्या महत्व है। तो इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बूंदों के मेल का महत्व की बात करें तो दयानंद सरस्वती को शास्त्रार्थ में हरा दिया गया तथा कट्टरपंथी और रूढ़वादी लोगों द्वारा नए विचारों का विरोध किया गया था। ठीक है,
तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर की अगर हम बात करेंगे जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट, बूंदों के मेल से घड़ा भर जाता है, इसका यह अर्थ होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 76 से 80 भी जो है गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है, तो गद्यांश को पढ़िएगा और हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, तिनके की क्या विशेषता है। तो इस गद्यांश के अनुसार तिनके की विशेषता की अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इसे जो है बलशाली हाथी भी बन जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बूंदों का मेल का क्या महत्व है। 77 के क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो बूंदों के मेल के महत्व की बात करेंगे तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। ठीक है, जब चींटियां एक साथ हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, तो जब चींटियां एक साथ हो जाती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक की अगर हम बात करेंगे तो जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बातें जो कही गई हैं वो एकता के बारे में कही गई है, तो अनेकता में एकता इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगले क्वेश्चन जो है वो आपके पाइग्राफ और ग्राफ तालिका से हैं, संबंधित है। तो ये क्वेश्चन मैं इसका PDF दे दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग इसको देखिएगा, डाउनलोड करके इसको लगाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।